हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा सिंपल सा टॉपिक है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम किन्हें बोलते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए, हाँ, एक एटम से रिलेटेड हमारी कुछ काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती है। 1s 2s 2p से रिलेटेड होगी, या उनके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, इस बात से रिलेटेड होगी। सिंपल सी बात, वो प्रॉपर्टीज जो किसी भी एटम की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हो, यानी उनका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट हो रहा है, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, ये वो प्रॉपर्टीज है, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, एटम्स की होंगी। Periodic properties are those properties of atoms which are directly, या तो डायरेक्टली ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होगी या इनडायरेक्टली होगी। कैसे होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे कंसर्न्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। कुछ एक इनकी मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, उनको हम चेकआउट करते हैं। द वेरी फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई। सेकंड इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं हम इनको, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड द फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल है बिल्कुल ही सारी है। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इसकी फोर्थ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड द फिफ्थ वन वैलेंसी। ये मेन 5 हमने इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना, और हम ये चेक करेंगे कि ये सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज को अब हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आएगी वो आएगी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ठीक है, द वेरी फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। देखिए, रेडियस से ही किसी एक एटम का साइज डिफाइन हो जाएगा। अगर रेडियस स्मॉल है तो उसका साइज भी स्मॉल होगा एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस हम किससे डिस्कस करते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का एग्जांपल लिया, एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, 21 तो स्कैंडियम का। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 1। ये इसकी शेल वाइज हमने कॉन्फ़िगरेशन बताई। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 11 इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में, 2, फिर 8, फिर 1। पर अब जरा इसको हम थोड़ा बनाकर देखते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, और ये हमारे पास थर्ड शेल हो गया। इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस जो सोडियम के एटम का हम साइज या रेडियस क्या कंसिडर करेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर शेल तक का डिस्टेंस, पर वो आउटर शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ सोडियम। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि हमने सिर्फ वो शेल लेने जिनमें इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल अप टू विच इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, डेफिनेशन बताए, व्हाट इज एटॉमिक साइज या
एटॉमिक रेडियस, इट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से कहाँ तक का, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर शेल, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर शेल, आउटर शेल को हम वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं, आउटर शेल अप टू विच इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, जहां तक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं वहीं तक हमने इनके साइज को कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये अब सोडियम का साइज हमने कंसिडर कर लिया जो थर्ड शेल तक राइज करा, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, सेकंड में, थर्ड में, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज और रेडियाई, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो एटॉमिक साइज या रेडियाई ये कितने टाइप की हो सकती है, देखिए ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक एटम मेटल है या नॉन मेटल है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एटम वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल, एटॉमिक रेडियाई आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि एक एटम है वो मेटल है या नॉन मेटल है, इसके बेस पर हम एक एटम्स के रेडियस के 3 टाइप बता सकते हैं। सिंपल सी बात है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियस। फर्स्ट इज, द वेरी फर्स्ट इज कोवलेंट रेडियाई, द वेरी फर्स्ट इज covalent radius, second one is van der Waal radius, van der Waal radius, फर्स्ट कोवलेंट, सेकंड van der Waal, थर्ड है मेटालिक रेडियस, थर्ड वन इज मेटालिक रेडियस, ठीक है। देखिए ये जो दो हमने पहली फर्स्ट और सेकंड रेडियस बताई है ये नॉन मेटल के लिए एप्लीकेबल है, नॉन मेटल के लिए, और ये थर्ड तो नेम से ही क्लैरिफाइड है मेटालिक रेडियस, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगी, ये मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होगी। चलिए चेक करते हैं इन तीनों की डेफिनेशन और पूरी डिटेल। द वेरी फर्स्ट इज कोवलेंट रेडियस, व्हाट इज कोवलेंट रेडियस, इसको हम सिंपली आर कोवलेंट, आर सी ओ वी पूरा लिख दो या आर सी ओ वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये एटॉमिक रेडियस में कोवलेंट रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी। देखिए अगर कहीं भी दो नॉन मेटल के एटम, ध्यान रखिएगा ये नॉन मेटल के लगे, दो नॉन मेटल के एटम अपना एक पार्ट कॉमन शेयर कर ले, अब यहाँ देखिए ये एक एटम है, एक एटम, इन दोनों ने अपना ये वाला पार्ट कॉमन शेयर कर लिया, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क करके दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट दोनों ने ही कॉमन शेयर कर लिया, शेड पार्ट आ गया, ठीक है। इस टाइप से अगर दो एटम्स अपना एक पार्ट कॉमन शेयर कर ले तो उस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको हम नेम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब यानी ये दोनों एटम कोवलेंटली बॉन्डेड है, अगर दोनों कोई एक कॉमन पार्ट शेयर कर ले, ये जो ब्लैकन पार्ट है ये इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो ये कोवलेंट बॉन्डेड पार्ट हो जाएगा। अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एटम एक दूसरे के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम है। तो अब देखिए ये इस लेफ्ट वाले एटम का न्यूक्लियस है और ये इस राइट वाले एटम का न्यूक्लियस है, इन दोनों के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये एक एटम का न्यूक्लियस, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हम कर देते हैं बिल्कुल हाफ, सेंटर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब हम बिल्कुल इसका हाफ करेंगे तो ये जो लेफ्ट में हमने ग्रीन से इंडिकेट किया ये लेफ्ट वाले एटम का रेडियस हो जाएगा कोवलेंट, और ये जो हमने ब्लैक से इंडिकेट किया है ये हो जाएगा राइट वाले एटम का कोवलेंट रेडियस, ठीक है। ये एक्चुअल रेडियस से कुछ कम हो जाएगा, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इनका हाफ कर देंगे तो ये वाला लेफ्ट वाले एटम का रेडियस और ये वाला राइट वाले एटम का रेडियस। पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर और इसकी डिटेल चेक करेंगे। व्हाट इज कोवलेंट रेडियस, it is the half of, it is the half of internuclear distance, it is the half of internuclear distance between two
बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम, यानी एक पार्ट कॉमन शेयर होना चाहिए बिटवीन टू कोवलेंट बॉन्डेड एटम। दो कोवलेंट बॉन्डेड एटम के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका अगर हम हाफ कर दें तो दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियाई। ठीक है, और ज़्यादा भी डिटेल चेक करते हैं। देखो एक और चीज़ हम बताएंगे, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस का जो टोटल डिस्टेंस है इसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो क्या मैं सिंपली ये भी कह सकता हूँ कि बॉन्ड लेंथ का हाफ, ये भी हो सकता है। तो आर कोवलेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, जितनी भी बॉन्ड लेंथ है उसका हाफ, या आर कोवलेंट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या है, कोवलेंट रेडियस है। ठीक है, कोवलेंट रेडियस कोवलेंटली बॉन्डेड एटम के बीच में ही एप्लीकेबल होगी। अब यहां से हमने जो मेन पॉइंट निकालना वो देखिए, इस लेफ्ट वाले एटम को देखिए जरा, यहाँ हमने इसका कोवलेंट रेडियस कहाँ तक बताया है। देखो यहाँ इनको ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, हाफ में डिवाइड कर रही है, तो इसका कोवलेंट रेडियस सिर्फ यहीं तक है, और जबकि इसका एक्चुअल रेडियस क्या है उससे थोड़ा आगे तक है। ठीक है, देखिए इसका जो एक्चुअल रेडियस है वो जा रहा है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक ये ब्लू सर्कल है ना, एक्चुअल रेडियस यहाँ तक जा रहा है, पर कोवलेंट रेडियस कहाँ तक जा रहा है, यहीं तक, इसके हाफ तक ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोवलेंट रेडियस जिसको हमने ग्रीन से इंडिकेट किया और जो इसका एक्चुअल रेडियस है वो यहाँ रेड तक है, कोवलेंट रेडियस की वैल्यू एक्चुअल रेडियस से कम है। ठीक है, ये बात क्लैरिफाई हो रही है नहीं। हम ये यहाँ एक स्पेशल बात बताएंगे, आर कोवलेंट इज ऑलवेज लेस देन आर एक्चुअल। कोवलेंट रेडियस एक्चुअल रेडियस से कम ही होगा, चाहे वो राइट के लिए लगाओ चाहे लेफ्ट के लिए। अब राइट वाले का एक्चुअल रेडियस कहाँ तक आएगा, वो आएगा यहाँ तक, इस ब्लू मार्क तक आएगा, ये यहाँ तक आएगा, पर इसका कोवलेंट रेडियस सिर्फ ब्लैक वाला इतना ही है। एक्चुअल यहाँ तक है और कोवलेंट यहाँ तक, तो एक्चुअल ज़्यादा है कोवलेंट कम है। वो कोवलेंट रेडियस कम इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका एक कॉमन पार्ट शेयर हो रहा है, कॉमन पार्ट दोनों में डिवाइड हो रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे, कोवलेंट रेडियस हमेशा ये एक एटम के एक्चुअल रेडियस से कम होगा। ठीक है, इसको हम इस टाइप से कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर हमने कहा कि ये हाइड्रोजन एटम है, ये भी एक हाइड्रोजन एटम है, ये भी एक हाइड्रोजन एटम है, तो इनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये यहाँ न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 74 पिकोमीटर। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा यहाँ आर कोवलेंट किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, फिर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 74, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 74 इज इक्वल टू 37 पिकोमीटर। कोवलेंट रेडियस है किसका, हाइड्रोजन का है। ठीक है, सिंपल सी बात है, दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम हो, कोवलेंट बॉन्ड कॉमन शेयर हो, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, ये क्या कहलाएगा, कोवलेंट रेडियस। तो ये था हमारे पास फर्स्ट टाइप का रेडियस, कोवलेंट रेडियस। सेकंड चेक करते हैं हम वैन डर वाल रेडियस, वो थोड़ा सा इससे और भी इजी है, और उसमें एक बात और एडिशन हो जाएगी। सेकंड टाइप रेडियस इज वैन डर वाल रेडियस। फर्स्ट कोवलेंट, सेकंड वैन डर वाल, इट इज RVAN, पूरा लिख दीजिए या RVAN। ठीक है, वैन डर वाल रेडियस क्या है, ये भी नॉन मेटल के एटम के लिए होगा। देखिए हमने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नोबल गैस है, वो भी क्या है, नॉन मेटल है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन, वो नोबल गैस है। अब जैसे हमने दो हीलियम के एटम लिए, एक हीलियम का एटम, ये एक हीलियम का एटम, ये आपस में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन तो करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी आउटर शेल क्या है, फुल्ली फिल्ड है, कंप्लीट है, इनर्ट है, ये आपस में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को या तो टच कर सकते हैं बस, या ये नॉन बॉन्डेड रह सकते हैं, और इसके अलावा तो इनकी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन तो होगी नहीं। एक हाइड्रोजन और एक, अगर ये दोनों हाइड्रोजन मान लें तो ये अपना एक पार्ट कॉमन शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो जुड़ जाएंगे, पर दो हीलियम के एटम, दो नियोन के एटम, ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, आउटर शेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो इस केस में क्या होगा, फिर दो नॉन मेटल जो इनर्ट गैसेज हैं या जिनके आउटर
शेल कम्प्लीटली फिल्ड हैं, जो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को टच कर सकते हैं, एडजस्टेड हो सकते हैं या नॉन बॉन्डेड रह सकते हैं। बस यही दो ही कंडीशन हो सकती है। अब इन्हीं दो कंडीशन को हमने लेना है। ये हमने दो एडजसेंट नॉन मेटल लिए, या ये दो हमने नॉन बॉन्डेड नॉन मेटल लिए। अब हम करते हैं इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। ये एडजसेंट है, दिस इज टू एडजेसेंट, बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नॉन मेटल, और ये हैं नॉन बॉन्डेड। दो कंडीशन दी, एडजेसेंट या नॉन बॉन्डेड। अब इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस ये है इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस ये है इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, ठीक है, या इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, ये क्या कहलाएगा? वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस के अंदर एटम, दो नॉन मेटल के एटम या तो एडजेसेंट होंगे या नॉन बॉन्डेड होंगे, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो उनकी वैन डर वाल रेडियाई कंसीडर होगा। अब देखिए यहां से फिर एक पॉइंट निकालते हैं। इस केस के अंदर जब एडजेसेंट है, ये हमने लेफ्ट वाला एटम लिया, इसका एक्चुअल रेडियस कहाँ तक है? देखिए ये रेड सर्कल यहाँ तक आ रहा है ना, इसका एक्चुअल रेडियस भी यहीं तक है और इसका जो वंडर वाल रेडियस भी यहीं तक है। तो वंडर वाल रेडियस इसके एक्चुअल रेडियस के बराबर है इस केस में। ठीक है, पर अब दूसरे केस में आते हैं। इस लेफ्ट वाले एटम का जब वो नॉन बॉन्डेड है, एक्चुअल रेडियस कहाँ तक होगा? वो तो यहीं तक है, क्योंकि रेड सर्कल तो यहीं तक आ रहा है ना, एक्चुअल रेडियस यहीं तक है। बट इसका जो वंडरवाल रेडियस है वो कहाँ तक आ रहा है? वो तो इसके बाहर तक आ रहा है। वंडरवाल रेडियस ये है और एक्चुअल रेडियस इस रेड मार्क तक है, तो एक्चुअल रेडियस से बड़ा हो गया वंडरवाल रेडियस। ठीक है, या तो वंडरवाल रेडियस एक्चुअल के बराबर है या वंडरवाल रेडियस बड़ा है और एक्चुअल कम है। इसके अंदर दो कंडीशन होगी। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन चेक करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वंडरवाल रेडियाई? वंडरवाल रेडियाई क्या होगा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ बिटवीन टू एडजेसेंट और नॉन बॉन्डेड नॉन मेटल एटम। ठीक है, व्हाट इज वंडरवाल रेडियाई? इट इज द हाफ ऑफ internuclear distance. It is the half of internuclear distance किनमें? between two adjacent और non bonded नॉन मेटल एटम। ये भी नॉन मेटल के केस में लगेगा। ठीक है, यानी कि इधर वंडरवाल रेडियस एडजेसेंट में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, इधर नॉन बॉन्डेड में भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, अब ये ज़्यादा है और ये इसके बराबर है। तो यहाँ से जो हम सेकंड पॉइंट निकाल लेंगे, जो मेन बात है, आर एक्चुअल और आर वेंडरवाल, इनमें क्या रिलेशन है? वेंडरवाल रेडियस और एक्चुअल रेडियस में क्या रिलेशन है? यहां देखिए एक्चुअल कितना है, यहीं तक है, वंडरवाल भी कितना, यहीं तक है। या तो वंडरवाल एक्चुअल के बराबर है या वंडरवाल क्या है, इस एक्चुअल से ज़्यादा है। देखो यहाँ ये ग्रीन वाला ज़्यादा हो रहा है, यहीं तक है ना, ये ज़्यादा हो रहा है, और जबकि इस केस में बराबर है। यानी वंडरवाल या तो इसके एक्चुअल होगा या वंडरवाल उससे बड़ा होगा। एक्चुअल रेडियस से बड़ा होगा वंडरवाल रेडियस या उसके बराबर होगा। ठीक है, वंडरवाल रेडियस इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर एक्चुअल। ये हमने दो पॉइंट बना दिए, 1 और ये 2। ठीक है, ये दोनों ही किसके केस में लग रहे हैं? नॉन मेटल के केस में लग रहे हैं। इनका जो एग्जाम्पल हम लेंगे, इट इज जनरली एप्लीकेबल इन केस ऑफ नोबल गैस रेडियाई। नोबल गैस रेडियस आर वेंडरवाल। नोबल गैस का जो बेसिकली रेडियस है वो वेंडरवाल रेडियस है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये था हमारे पास सेकंड टाइप का रेडियस। फर्स्ट था कोवलेंट रेडियस, सेकंड है वेंडरवाल रेडियस। इसमें हम एक और चीज़ कंसिडर करते हैं। देखो,
कोवलेंट रेडियस एक्चुअल से कम होता है, ये एक्चुअल रेडियस कोवलेंट से ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर एक कॉमन पार्ट शेयर हो जाता था, तो कोवलेंट रेडियस कम हो गया। और वंडर वाल रेडियस एक्चुअल से भी लार्ज है या उसके इक्वल है। तो इन दोनों से अगर हम वंडरवाल और कोवलेंट का रिलेशन डिराइव करें तो क्या होगा? देखो, वंडरवाल एक्चुअल के बराबर है या वंडरवाल एक्चुअल से बड़ा है, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज ये पता लगी कि वंडरवाल रेडियस, देखिए वंडरवाल रेडियस अगर हम एक्चुअल के बराबर भी रख दें, वंडरवाल या तो बराबर हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है, तो इसके बराबर रखें एक बार, यानी वंडरवाल एक्चुअल के बराबर हो सकता है तो एक्चुअल की जगह वंडरवाल रख सकते हैं, तो वंडरवाल फिर किससे बड़ा होगा? कोवलेंट से बड़ा ही होगा। तो ये भी एक पॉइंट निकल गया, आर कोवलेंट से हमेशा ही ग्रेटर होगा आर वंडरवाल। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। एक्चुअल रेडियस कोवलेंट से बड़ा है, वंडरवाल रेडियस एक्चुअल के बराबर है या उससे बड़ा है। इन दोनों से हमने ये कंसीडर किया कि वंडरवाल रेडियस हमेशा ही कोवलेंट से बड़ा होगा ही, ठीक है। ये इनसे दोनों से लॉजिक निकाला है। तो जो थर्ड टाइप का हमारा रेडियस है वो है मेटालिक रेडियस। अब ये तो हमें पता लग रहा है कि ये तो मेटल के केस में ही लगेगा, ठीक है। RMET कर दो या पूरा लिख दीजिए। देखिए, जो मेटल के एटम है उनके अंदर मेटालिक बॉन्ड के कारण वो एक दूसरे को टच करते हैं, एडजस्टेंट होते हैं। ये हमने एक मेटल का एटम लिया और ये एक हमने दूसरा मेटल का एटम लिया, ठीक है। दो मेटल के एटम आ गए हमारे पास, ये इसका इंटरन्यूक्लियर, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, तो ये इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर देंगे। तो ये जो रेडियस है ये इस लेफ्ट वाले एटम का रेडियस और ये जो रेडियस है ये इस राइट वाले एटम का रेडियस। सिंपल सी बात है, एडजेसेंट मेटल के एटम है, एडजेसेंट मेटल एटम के अंदर जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ मेटालिक रेडियस, ठीक है। व्हाट इज मेटालिक रेडियस? इट is the half of internuclear distance. It is the half of internuclear distance between two bonded metal atom, ठीक है, between two bonded metal atom। अब देखो, वंडरवाल में भी एडजस्टेंट थे पर उसमें नॉन मेटल के लिए लगता था, मेटल में भी एडजस्टेंट है पर इसमें मेटल के एटम होंगे, मेटालिक रेडियस में मेटल एटम आ जाएंगे। वंडरवाल में भी एडजस्टेंट आ रहे थे या नॉन बॉन्डेड आ रहे थे। अगर एडजस्टेंट हो मेटल के एटम तो मेटालिक रेडियस, अगर एडजस्टेंट हो नॉन मेटल के एटम तो वंडरवाल रेडियस, ठीक है। ये चीज हमने कंसीडर कर ली। ये बेसिकली किसके अंदर लगेगी? मेटल्स के अंदर लगेगी। अब तीन टाइप के हमारे पास रेडियस आ गए, कोवलेंट, वंडरवाल और मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस सिर्फ किसके अंदर लगेगी? मेटल के एटम में, और वो बेसिकली एक दूसरे के एडजसेंट होंगे, बॉन्डेड होंगे, ठीक है। तीन टाइप के हमने रेडियस डिस्कस किए, वंडरवाल, कोवलेंट एंड मेटालिक। अब इनका जो हमने वेरिएशन चेक कर रहा है, वेरिएशन मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे ही हम ग्रुप में डाउनवर्ड आएंगे या पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो हमारा जो रेडियस है उसका साइज पर क्या इफेक्ट होगा। तो अगला जो हम टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे वो है वेरिएशन ऑफ रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो रेडियस है वो किस टाइप से वेरी करेगा, किस टाइप से चेंज होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इन पीरियड, पीरियड के अंदर वो किस टाइप से वेरी करेगा, यानी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर जब हम इस टाइप से मूव करेंगे तो साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। ये हमने लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ठीक है। ये हमने पूरा एक पीरियड डिस्कस कर दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। एटॉमिक नंबर इनका डिस्कस करते हैं।
लिथियम 3, बेरिलियम 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। देखिए इन सब के अंदर अगर हम शेल चेक करें, लिथियम के अंदर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 3 है, 2 एंड 1, 2 एंड 2, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 एंड 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7। देखो सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये 8 आ गए तो ये फुल फिल्ड होगी। ठीक है, इन सभी के अंदर शेल तो 2 ही है, इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2 2, सब के अंदर 2 शेल है, बट इनका न्यूक्लियर चार्ज जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही न्यूक्लियर चार्ज है, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो शेल सेम रहे, शेल सेम है, दो ही शेल है सभी के अंदर, एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल सेम रहेगी। शेल सभी के अंदर 2 है, बट न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है। लिथियम है तो +3, ये +4, ये +5, ये +6। अब इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं, ये लिथियम है +3, ये इसके अंदर फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है। ठीक है, 2 ही शेल है, इन 2 शेल के अंदर इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अभी लिथियम का जो न्यूक्लियर चार्ज +3 है वो क्या करेगा, इन 2 शेल के इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका कुछ साइज होगा। पर जैसे ही हमने इसको +3 से +4 की तरफ मूव किया, लिथियम से बेरिलियम की तरफ मूव करेंगे तो बेरिलियम में क्या होगा, +4 हो जाएगा। अब ये इसके अंदर फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। +3 का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 2 शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, पर +4 होते ही वो क्या करेगा, थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, अंदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियर का चार्ज अगर यहाँ ज़्यादा हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। +5 करेंगे, +4 की जगह +5 करेंगे तो ये और ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, तो और छोटा हो जाएगा। +6 करेंगे तो और अट्रैक्ट करेगा, +7 करेंगे तो और अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो वो शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा, तो जिससे साइज क्या हो जाएगा, इनका रिड्यूस हो जाएगा, साइज डिक्रीजेज। ठीक है, यानी कि अगर मैं लिथियम का ये साइज बनाऊं तो बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, यहाँ हमारे ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं इस क्योंकि इसका हमने यूज़ करना है, इसको हम यहाँ एक बार दोबारा लिख लेते हैं। कोवलेंट रेडियस इज ऑलवेज लेस देन वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, इस पॉइंट का हमने यूज़ करना था, इसलिए इसको यहाँ लिखा हुआ है। अभी हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, अब इनका साइज बनाते हैं। देखिए लिथियम का अगर साइज मैंने ये बनाया तो बेरिलियम का साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा ना, क्योंकि लिथियम का न्यूक्लियस क्या करेगा, +3 पावर से 2 शेल को अट्रैक्ट करेगा, ये +4 पावर से करेगा, 3 से 4 हुआ तो साइज कम, 4 से 5 हुआ तो साइज और कम। ये बोरोन का साइज हो जाएगा, ये कार्बन का साइज हो जाएगा, ये नाइट्रोजन का साइज हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का साइज हो जाएगा। ठीक है, ये फ्लोरीन का साइज होगा, और नियोन का साइज इससे थोड़ा बड़ा होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, देखिए यहां तक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा नहीं, पर फ्लोरीन से बड़ा साइज है किसका, नियोन का, यहां साइज इंक्रीज हो गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स का हम रीजन देंगे, पर सबसे पहले हम ये बताएंगे कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है। पॉइंट लिखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो लेफ्ट से राइट मूव करना पीरियड में मूव करना हो जाएगा। ठीक है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और ऑन मूविंग इन पीरियड, साइज गेट डिक्रीज, साइज डिक्रीज होगा। किस लिए, देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो शेल सभी में सेम है, शेल 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 शेल, बट न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियस का चार्ज अगर बढ़ता जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा, तो साइज को क्या कर देगा, रिड्यूस। ठीक है, साइज गेट डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन
न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से, वेयर एज शेल रिमेन सेम, वेयर एज नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। शेल सेम है, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ रहा है, वेयर नंबर ऑफ शेल रिमेन, शेल्स उतनी ही रहे, शेल दो ही रहे, बट न्यूक्लियस का चार्ज +3 से +4 होगा तो और ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, +5 और ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, जितना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतने साइज को रिड्यूस करता रहेगा। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट ये क्लियर होगा कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिससे साइज घटेगा। अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये आ गया, देखिए ये जो फ्लोरीन और नियोन, यहाँ थोड़ा डाउट क्रिएट हो गया, बाकियों में कोई डाउट नहीं है, इस ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ तक फ्लोरीन तक, बाकियों में कोई डाउट नहीं है, सिर्फ यहाँ डाउट होगा कि यहाँ क्यों इंक्रीज हुआ। अब इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये अब इस टाइप से डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो फ्लोरीन है ये 17th ग्रुप से बिलोंग करती है और नियोन 18th ग्रुप से बिलोंग करती है। 17th ग्रुप को हम बोलते हैं हैलोजन, 18th ग्रुप को हम बोलते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस। ठीक है, ये बात सिर्फ फ्लोरीन और नियोन पर ही नहीं लगेगी, इनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है, हैलोजन के जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है उनका साइज नोबल गैस के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट से कम होगा, यानी जो हैलोजन का साइज है और जो नोबल गैस का साइज है, अगर वो एक ही ग्रुप के अंदर है तो उसमें हेलोजन का साइज कम होगा और नोबल गैस का साइज बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सिर्फ फ्लोरीन और नियोन पर नहीं रखते, क्वेश्चन को हम पूरा ग्रुप पर लगा देते हैं। वाई साइज ऑफ हेलोजन, अब हेलोजन मीन्स ग्रुप 17th इज लेस देन size of noble gas, noble gas means ग्रुप 18th। इसका जो आंसर वो बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए ये फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये सब नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, यानी ये जो 17th ग्रुप है हेलोजन है, ये नॉन मेटल है। हेलोजन फॉर्म, हेलोजन नॉन मेटल है, हेलोजन फॉर्म कोवलेंट रेडियस, नॉन मेटल में कोवलेंट रेडियस ही होगा। ठीक है, या तो कोवलेंट होगा या वंडर वाल रेडियस होगा। बट ये जो हेलोजन है ये आपस में क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये एक फ्लोरीन है, ये अपना एक पार्ट ऐसे कॉमन शेयर कर लेंगे और जहाँ ऐसे कॉमन शेयर हो जाए पार्ट, वो कौन सा बॉन्ड है, वो कोवलेंट बॉन्ड है। ये पार्ट कॉमन शेयर होगा ना, कोवलेंट बॉन्ड है तो फिर इनका रेडियस कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट रेडियस होगा। हेलोजन फॉर्म कोवलेंट रेडियस एंड नोबल गैस फॉर्म। अब देखो नोबल गैस जैसे नियोन, हीलियम नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये सारे के सारे इनका जो आउटर शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, 2 8 आउट, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 8 आगे तो ये फुल फिल्ड होगा। अब ये किसी के साथ कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। अगर ये कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है तो या तो सिर्फ ये एडजेसेंट रहेगा या ये नॉन बॉन्डेड रहेगा। एडजेसेंट रहे या नॉन बॉन्डेड रहे उसके केस में वंडरवाल रेडियस लगता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया नोबल गैस फॉर्म आर वंडरवाल, वो वंडरवाल रेडियस बनाएंगे। और थर्ड जो पॉइंट था कि वंडरवाल रेडियस हमेशा ही कोवलेंट रेडियस से बड़ा होगा, तो वंडरवाल रेडियस कोवलेंट से बड़ा है इसलिए नोबल गैस का साइज हेलोजन से बड़ा है। ठीक है, सिंस आर कोवलेंट इज लेस देन आर वंडरवाल या वंडरवाल इज ग्रेटर देन आर कोवलेंट, सो size of halogen is less than noble gas। सिंपल सी बात है, इनके अंदर रेडियस कोवलेंट रेडियस है, इनके अंदर रेडियस वंडरवाल रेडियस है और वंडरवाल रेडियस का साइज बड़ा होगा तो फिर नियोन का साइज फ्लोरीन से बड़ा ही है। ठीक है, अब इनके ग्रुप के कोई भी हेलोजन आ जाए, कोई भी नोबल गैस आ जाए, नोबल गैस का साइज ही क्या होगा, बड़ा होगा, सिर्फ इसी पॉइंट के बेस पर ही। ठीक है, ये सिंपल सी बात हमने क्लियर की। देखिए ये था हमारे पास वेरिएशन ऑफ साइज या रेडियस इन
पीरियड्स, कि पीरियड्स में साइज किस टाइप से वेरी करेगा, चेंज होगा लेफ्ट से राइट को जब हम मूव करेंगे। सेकंड लेते हैं इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर साइज किस टाइप से होगा। देखिए अप टू डाउन जो हमारे कॉलम बने होते हैं अप टू डाउन, उन्हें हम ग्रुप बोलते हैं। लेफ्ट से राइट ये पीरियड है, लेफ्ट से राइट को हम पीरियड डिस्कस करते हैं, और अप टू डाउन जो होंगे उन्हें हम ग्रुप डिस्कस करेंगे। पीरियड में अभी हमने बताया साइज डिक्रीज होगा, तो ग्रुप में क्या होगा, एक ग्रुप चेक करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप लिया अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ठीक है, 3, 11, 19, 37, 55, 87। देखिए इनके एटॉमिक नंबर बनाने का हमने ट्रेंड बताया हुआ है, ठीक है, उसी को फॉलो कर लेना। अब यहाँ देखिए लिथियम में 2 एंड 1, 3 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 1। सोडियम में 2, 8, 1, पोटाशियम में 2, 8, 8, 1। अब यहाँ एक चीज़ हमें मेज़र करने को मिल रही है, इसके अंदर कितनी शेल है, 2 शेल। लिथियम से शेल सोडियम पर गए तो 3 शेल होगी, सोडियम से पोटाशियम पर गए तो 4 शेल होगी। इसके अंदर कितनी शेल हो जाएंगी, इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल है। रुबीडियम में 18 और ऐड हो जाएगा, 5 शेल, इसके अंदर भी 18 ऐड हो जाएगा, 6 शेल, और इसके अंदर 32, 7 शेल। शेल बढ़ रही है। अब ये तो कॉमन बात है, ये लिथियम +3, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, इसमें 2 ही शेल है। सोडियम में 3 है, +11, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। अब देखिए साइज बढ़ गया। अब अगर हम फोर्थ शेल और लेंगे पोटाशियम में 19 में, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल, तो देखिए साइज बढ़ रहा है नहीं। ठीक है, साइज तो आउटर शेल तक ही काउंट होगा, इसका रेडियस ये काउंट होगा, और इसका रेडियस ये काउंट होगा, और इसका रेडियस ये काउंट होगा। तो रेडियस बढ़ रहा है ना, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, ग्रुप में डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, एंड ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल साइज आल्सो गेट इंक्रीज। ठीक है, सिंपल है। तो इन डाउन द ग्रुप रेडियस या साइज ऑफ एटम इंक्रीज, रेडियस और रेडियस है साइज ऑफ एटम इंक्रीज किस लिए, ड्यू टू इंक्रीज इन, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, शेल के इंक्रीज होने से इनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ही पॉइंट है, शेल बढ़ रही है। किसी भी ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करो, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल में, 17th हेलोजन में, सेकंड में मूव करो, किसी भी ग्रुप में मूव करो, शेल बढ़ेगी, शेल बढ़ेगी तो साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम शॉर्टकट में इस टाइप से ये बोल सकते हैं कि पीरियड के अंदर साइज डिक्रीज, ग्रुप के अंदर साइज इंक्रीज। ठीक है, पीरियड में साइज डिक्रीज, ग्रुप के अंदर साइज इंक्रीज, इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट जो इसी से रिलेटेड हमने कंसिडरेशन करनी है वो है कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ एटम्स एंड इट्स आयन। अब आयन का और एटम का साइज कंपैरिजन करेंगे। साइज ऑफ एटम्स एंड इट्स आयंस। देखो एक एटम के हम 2 टाइप के आयन बना सकते हैं, या तो कैटायन या एनायन। यहाँ हमने लिया एक एटम और यहाँ मैं उसका ले लूँगा कैटायन, फिर मैंने एक और एटम लिया और फिर ले लिया उसका एनायन। जैसे सोडियम एक एटम लिया और Na पॉजिटिव उसका कैटायन हो जाएगा, ये तो एटम और कैटायन के साइज को कंपेयर करेंगे। क्लोरीन एक एटम हो जाएगा और Cl नेगेटिव उसका एनायन हो जाएगा, और इनके एटम कि एटम और कैटायन में किसका साइज बड़ा होगा, या एटम और एनायन में किसका साइज बड़ा होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पॉजिटिव वाले कैटायन, नेगेटिव वाले एनायन। सबसे पहले साइज ऑफ एटम एंड कैटायन,
एक एटम का और उसके कैटायन का। अब एग्जांपल यही लेकर चलते हैं, Na एंड Na पॉजिटिव, पॉजिटिव कहो या +1 कहो एक ही बात है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर इनका 11 है। इसके अंदर देखो शेल कितनी होगी 2, 8। शेल से पहले इलेक्ट्रॉन बताते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन से हमें शेल का आइडिया लग जाए। देखो जितना एटॉमिक नंबर है एक न्यूट्रल एटम में वो उसके इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी के बराबर है। तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए 11, ठीक है। प्रोटॉन भी कितने हैं इसके अंदर 11। जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, उतने ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। इसमें देखते हैं इस केस में इलेक्ट्रॉन कितने हुए। देखिए 11 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे पर +1। अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज लगेगा तो इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो +3। इसमें +1 लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10। ये बात क्लियर है। टोटल 11 थे, एक निकलेगा तो 10 रह गए। पर प्रोटॉन की क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन इसमें 11 ही होंगे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। ये सिचुएशन है। ये सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, पर Na पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 11। अब इनके साइज को देखते हैं। मैं अगर इस सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन 11 है ना, शेल देखूं तो कितनी शेल होंगी। पहले शेल में 2, 8, 1, 3 शेल है ना, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 11 है। पर इसके केस में 10 इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में 2, सेकंड में 8, 2, 8। इसके अंदर 3 शेल हैं क्योंकि 11 है। 3 शेल वाले एक एटम का साइज बड़ा होगा और 2 शेल वाले एक आयन का साइज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 10 है, 2, 8। इसमें 3 शेल है, इसमें 2 शेल है, तो इसका साइज स्मॉल होगा ना। एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ इसके न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है +11। प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है पॉजिटिव है, वही न्यूक्लियर का चार्ज है, ठीक है। सोडियम के न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है +11। ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और थर्ड में 1, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। एक तो इसके अंदर शेल 3 है और इसके अंदर अगर हम बनाएं तो न्यूक्लियस पर तो चार्ज सेम रहेगा +11, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज तो चेंज नहीं होगा। इसके अंदर शेल कितनी है, सिर्फ 2 ही है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन पर ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। देखो पता लग रहा है ना, इसमें 3 शेल है तो साइज बड़ा है, इसमें 2 शेल है तो साइज कम है। उसके अलावा एक और बात, एक होगा न्यूक्लियर चार्ज और एक होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव। ये क्या चीज है, देखो अगर मैं इस केस में लूं तो यहाँ इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है +11। न्यूक्लियर चार्ज तो +11 है, 11 है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज +11 है, बट ये न्यूक्लियर का चार्ज फर्स्ट शेल तक तो कंप्लीट जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, फर्स्ट शेल तक तो ये कंप्लीट जाएगा ही। जितना न्यूक्लियर का चार्ज फर्स्ट शेल तक जा रहा है, क्या उतना सेकंड शेल तक भी जाएगा? नहीं, सेकंड शेल पर कम जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इस +11 में से कुछ चार्ज को अब्जॉर्ब कर लेंगे, रोक लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो कुछ अब्जॉर्ब कर लेगा, रोक लेगा। तो जितना फर्स्ट शेल तक न्यूक्लियर का चार्ज फुल जा रहा था +11, क्या उतना वो सेकंड तक जाएगा? नहीं, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, सेकंड तक थोड़ा कम जाएगा। अब थर्ड तक वो सेकंड से भी कम जाएगा, क्योंकि सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो थर्ड शेल तक चार्ज की वैल्यू और भी कम जाएगी। आउटर शेल तक न्यूक्लियर का जो न्यूक्लियस का चार्ज, दोबारा देखिए, जो न्यूक्लियस का चार्ज आउटर शेल तक रीच करता है उसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ठीक है। ये +11 का +11 तो थर्ड शेल तक नहीं गया ना। इस +11 में से जितना भी 3, 3.5, 4, 4.5 जितना भी आउटर शेल तक जाएगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है। अब पहला पॉइंट तो हमने ये बताया कि इसके अंदर 3 शेल है, इसके अंदर 2 शेल है, तो इसका साइज छोटा है। दूसरा पॉइंट, +11 का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 3 शेल तक, उसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है, 3 शेल तक ज़्यादा जाएगा, या +11 का न्यूक्लियर चार्ज 2 शेल तक ज़्यादा जाएगा। देखिए फर्स्ट शेल तक तो कंप्लीट गया,
सेकंड शेल तक थोड़ा सा उससे कम चला जाएगा, पर सेकंड शेल के बाद तो उसने कहीं जाना ही नहीं है, तो इसके न्यूक्लियर का चार्ज सेकंड शेल तक आसानी से पहुंचेगा। सेकंड शेल तक आसानी से पहुंचेगा तो इसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, साइज भी कम हो जाएगा। यानी इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज सेकंड शेल तक बहुत ज़्यादा जा रहा है तो इसको वो कम कर देगा। इसमें सेकंड शेल नहीं, थर्ड शेल तक भी जाना है, तो थर्ड शेल तक वो कम जाएगा तो कम अट्रैक्ट करेगा, तो साइज बड़ा होगा। समझ में आई बात है? दो रीज़न है, ठीक है। पॉइंट लिखते हैं हम, दोनों रीजन का पॉइंट देंगे। पहले हम बताएंगे साइज ऑफ न्यूट्रल एटम इज ग्रेटर देन इट्स कैटायन। एक न्यूट्रल एटम का साइज Na का साइज Na पॉजिटिव से बड़ा है। रीजन क्या है? दो रीजन है, देखो। अब इसी बात का हम रीजन बताते हैं। रीजन, दो रीजन। पहला रीजन कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर शेल ज़्यादा है और कैटायन के अंदर शेल कम हो जाएगी, शेल कम हो जाएगा तो साइज रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिखें इन कैटायन नंबर ऑफ शेल डिक्रीजेज। पहला रीजन तो ये है। किसका रीजन दे रहे हैं? इस बात का कि साइज ऑफ एटम इज ग्रेटर देन कैटायन, कि कैटायन का साइज कम है और एटम का साइज बड़ा है। किस लिए कैटायन का कम है? क्योंकि उसके अंदर शेल कम हो जाते हैं। दूसरा रीजन ये है कि जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज है, ये आउटर शेल तक कम जाएगा, क्योंकि 3 शेल तक जाना है उसने, और इसके केस में 2 शेल तक ही जाना है। 2 शेल तक जाएगा तो न्यूक्लियर का चार्ज ज़्यादा चला जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, आउटर शेल तक ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को थर्ड शेल तक जाना है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये कम वहाँ तक रीच करेगा। पहले देखो, फर्स्ट शेल तक न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा जाएगा, सेकंड शेल तक थोड़ा कम जाएगा, थर्ड शेल तक और भी कम जाएगा, तो इसलिए तो थर्ड शेल तक जाना तो बहुत कम जा रहा है, तो कम अट्रैक्ट करेगा, साइज बड़ा। इसके केस में पहली शेल तक न्यूक्लियस का चार्ज फुल, सेकंड शेल पर थोड़ा कम। अब इसने आगे तो जाना ही नहीं है, तो सेकंड शेल तक न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा पहुंच चुका है। न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज़्यादा इन आउटर शेल तक जाएगा वो उतने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, साइज कम कर देगा। यानी इसके केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है जो सेकंड शेल तक पहुंच रहा है। इस बोलेंगे इन कैटायन effective nuclear charge is high, effective nuclear charge is high। अब आप एक सेपरेट डेफिनेशन लिख लीजिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो न्यूक्लियस का चार्ज है जो आउटर शेल तक रीच करता है। न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ भी +11, यहाँ भी +11, पर यहाँ आउटर शेल तक कम जा रहा है, यहाँ आउटर शेल तक ज़्यादा जा रहा है। जो आउटर शेल तक जाएगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये एक अलग से डेफिनेशन नोट कर लीजिए, व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द न्यूक्लियर चार्ज which reach up to outer shell is called इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो एटम और कैटायन में से किसका साइज बड़ा हुआ? एक एटम का साइज बड़ा हुआ, ठीक है। अब एटम और एनायन में करते हैं, नेगेटिव वाले आयन में करते हैं, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। ये कैटायन का साइज छोटा होगा, कैटायन का साइज स्मॉल है। एक तो उसके अंदर शेल कम हो गई है और दूसरा उसमें न्यूक्लियस का चार्ज आउटर शेल तक ज़्यादा जा रहा है। साइज ऑफ एटम एंड एनायन, सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं Cl एंड Cl-1, एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन 17। इलेक्ट्रॉन इसमें देखो एटॉमिक नंबर 17 है, एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 18, प्रोटॉन 17, ठीक है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब इसके केस में शेल सेम है, देखो 17 इलेक्ट्रॉन है ना, 2
8 7, 3 ही शेल है। इसमें भी 2 8 8, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो शेल इसमें भी 3 है, शेल इसमें भी 3, तो शेल के कारण तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एटम में और एनायन में शेल सेम है, ठीक है, कैटायन में कम होती थी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, देखिए इसको भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, पर हम थोड़ा लॉजिक अलग लगाएंगे। 17 शेल, दोनों के केस में 3 शेल है, ये प्लस 17 फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ठीक है, ये भी प्लस 17 फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, दोनों के केस में सेम ही बात है, ठीक है। इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन, सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी 1 2 3 शेल, इसमें भी 1 2 3 शेल, दोनों में 3 3 शेल है। दूसरा पॉइंट देखते हो, प्लस 17 का न्यूक्लियर चार्ज 3 शेल तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ भी प्लस 17 का न्यूक्लियर चार्ज 3 शेल तक जा रहा है, बट अब इलेक्ट्रॉन को चेक करो कितने वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ प्लस 17 का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, 17 न्यूक्लियर का चार्ज 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, 1 to 1 हो रहा है। पर यहाँ क्या हो रहा है, 17 न्यूक्लियर का चार्ज प्लस 17 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, 17 न्यूक्लियर का चार्ज 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा। अब 17 17 को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या 17 18 को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? इसके केस में तो बराबर ही है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो अट्रैक्शन ज्यादा, पर इसके अंदर अट्रैक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट कर पाएंगे। थोड़ा एक फिजिकल एग्जाम्पल लेते हैं। 17 अगर हमने पर्सन लिए, 17 पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक जगह 17% 18% को अट्रैक्ट करें। अब 17 जब 17 को अट्रैक्ट करेंगे, 17 जब 17 को अट्रैक्ट करें, तो 1 to 1 अट्रैक्शन होगी, तो वो तो उसको क्विकली अट्रैक्ट करेंगे। पर जब 17% 18 को करेंगे, तब जो एक पर्सन होगा वो तो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, वो तो क्या करेगा, फ्री रह जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि उस पर अट्रैक्शन कम लग पाएगी, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। 17 17 को अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक 17 18 को अट्रैक्ट कर रहे हैं, 17 17 को तो एक एक पे अट्रैक्ट कर लेगा, पर 17 18 को कैसे करेंगे, 17 17 को तो कर लेंगे, तो एक एक्स्ट्रा बचेगा नहीं, वो साइज को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ये हम सिंपली ये कह सकते हैं कि 17 17 को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, 17 18 को कम अट्रैक्ट करेंगे, कम अट्रैक्ट करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, यहाँ अट्रैक्शन क्या हुई, हाई, क्यों, 17 17 को अट्रैक्ट करें, पर यहाँ 17 18 को अट्रैक्ट करें, तो यहाँ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। और अट्रैक्शन कम हुई जैसे ही, ये न्यूक्लियस है, अगर ये अट्रैक्शन ज़्यादा करता तो साइज को कम कर देगा, अट्रैक्शन कम करता तो साइज को ज़्यादा कर देगा, तो फिर इसका साइज बड़ा हो गया, ठीक है, यानी नेगेटिव वाले का साइज पॉजिटिव से बड़ा, ठीक है। और देखिए इसके न्यूक्लियस यहाँ तक ही जाएगा और इसके न्यूक्लियस का साइज यहाँ तक जाएगा, तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये इन 18 को कम अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। यानी जो एनायन का साइज है वो एक नॉर्मल एटम से बड़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने वाले ज़्यादा होंगे, जिन्होंने करना है वो तो उतना ही है, पर जिन्होंने होना है अट्रैक्शन, अट्रैक्ट होना, वो ज़्यादा हो गए। अब 17 इन 18 इलेक्ट्रॉन को कम करेगा, 17 17 को ज़्यादा करेगा, ये ज़्यादा करेगा तो साइज छोटा, ये कम करेगा तो साइज बड़ा, ठीक है। तो पॉइंट लिख देंगे, साइज ऑफ anion is greater than its neutral atom, ठीक है। और इसका एक ही रीज़न है, शेल वाला रीज़न तो नहीं दे सकता क्योंकि शेल बराबर ही है इसमें। इन anion नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा है, सो वो उनको कम अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अट्रैक्ट करने वाले कम हैं और होने वाले ज़्यादा हैं, तो फिर ये इनको कम अट्रैक्ट करेंगे, कम अट्रैक्ट करेंगे साइज बड़ा होगा। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज लेस, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज लेस। न्यूक्लियर चार्ज अगर कम है तो साइज बड़ा, न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है तो साइज छोटा। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज लेस विच इंक्रीजेज साइज, ठीक है। तो एटम और एनायन में एनायन का साइज बड़ा,
कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, ठीक है। तो अब अगर हम इनको कंबाइन करें, एटम, कैटायन और एनायन को, तो फिर उसका साइज हम कैसे ले सकते हैं? तीनों को ही कंबाइन करते हैं, एक एटम का कैटायन भी ले ले और एनायन भी ले ले। जैसे हमने आई ले लिया और इसका कैटायन भी ले लिया और इसका एनायन भी ले लिया, तो अगर इनको हम रेडियस में अरेंज करें तो किस टाइप से होगा? देखो, ये रेडियस ऑफ एटम है, ठीक है। एटम से बड़ा होगा किसका? एनायन का साइज। एटम से बड़ा एनायन का साइज है ना, ठीक है। पर एटम से छोटा होगा कैटायन का साइज, ठीक है। कैटायन से बड़ा एटम, एटम से बड़ा एनायन, ये हम कंसीडरेशन इनकी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्विक कहा, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, किसका साइज बड़ा है? एटम का साइज बड़ा है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एनायन, तो ऑक्सीजन एनायन का साइज बड़ा है, ठीक है। नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे तो साइज को इंक्रीज करता जाएगा। एक और जो हम लास्ट इसके अंदर कंसीडरेशन लेते हैं वो लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस। अब सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस, देखिए सेकंड चैप्टर में हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताया था क्या है, पर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये वो डिफरेंट एटम है, एटम डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक को पहले बता दूं, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? डिफरेंट एटम्स which have same number of इलेक्ट्रॉन, जिन डिफरेंट एटम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। चेक करते हैं कैसे, देखिए ये है हमारे पास नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 7, ये है ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, सोडियम 11, नियोन ले सकते थे पर उसका आयन नहीं बनेगा, ठीक है। हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस ले सकते हैं, नियोन भी ले सकते हैं। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10 ले लीजिए बेशक, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, ये हमने लिया। अब देखिए ये सारे अलग अलग आइटम है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूम, सब अलग अलग है। मैंने इसमें कर दिया 3 नेगेटिव, यहाँ कर दिया 2 नेगेटिव, -1, ये कर दिया +1, ये +2 और ये +3। तो अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन थे 3 ऐड हो गए, माइनस करना तो 10, 8 थे 2 ऐड हो गए तो 10, 9 थे 1 ऐड हो गया 10, 11 थे +1 यानी एक कम हो गया 10, 12 थे 2 + 2 रिलीज हो गए 10, 13 थे 3 रिलीज हो गए 10। इन डिफरेंट स्पीसीज के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, सबके अंदर बराबर है ना, तो ये सारे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, मैग्नीशियम +2, दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस। अब इनका साइज डिस्कस करते हैं। देखो सबके अंदर 2 ही शेल है, 2 8 2 8 10 इलेक्ट्रॉन तो 2 ही शेल के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे। फर्स्ट शेल में 2 आएगा, सेकंड के अंदर 8 आएगा, शेल तो सेम है इनके अंदर ही, ठीक है। यानी इनके अंदर शेल सेम है, तो हम शेल की बात तो कर ही नहीं सकते। बट न्यूक्लियर चार्ज देखो, नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज कितना है? +7, एटॉमिक नंबर तो इसका यही है ना, इसका न्यूक्लियर चार्ज +8, +9, +10, +11, +12, +13 ये है। अब जरा बात को ध्यान से देखिए, ये मैंने नाइट्रोजन बनाया जिसमें न्यूक्लियस पर +7 है, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल, 2 ही शेल है ना। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही मैं इसको +7 से +8 करता हूं तो अब क्या होगा? देखो इसमें भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये +7 का न्यूक्लियर चार्ज इन 2 शेल के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या +8 का?
न्यूक्लियर चार्ज ने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। ये क्या करेगा, थोड़ा कम अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे ही ज़्यादा हो तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज को कम कर देगा। +8 से +9 करते ही ये क्या कर लेगा, और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, साइज को और कम लेगा। 9 से +10 या +11 करते ही और अट्रैक्ट कर लेगा, साइज कम कर देगा। यानी हम ये कह सकते हैं इधर +7 दो शेल को अट्रैक्ट कर रहा है, +8 दो शेल को अट्रैक्ट कर रहा है, +7 कम करेगा, +8 ज़्यादा करेगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, कम। +9 और कम अट्रैक्ट करेगा, और कम, ये और कम, ये और कम, ये और कम। तो हम इस टाइप से ये कह सकते हैं कि इसका साइज लार्ज, ये स्मॉल, ये स्मॉल, 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 इस टाइप से इनका साइज आएगा ये। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शेल इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो, सभी के अंदर शेल क्या है, 2 है। पर यहाँ +7 दो शेल को अट्रैक्ट कर रहा है, +8 कर रहा है, +9 ज़्यादा करेगा, +11 ज़्यादा करेगा, +12 और ज़्यादा करेगा, +13 और भी ज़्यादा करेगा। ठीक है, जैसे ये +7 ने कुछ अट्रैक्ट किया, +8 क्या करेगा, और ज़्यादा कर लेगा, +9 और ज़्यादा कर लेगा, 10, 11, 12 और ज़्यादा कर लेंगे तो साइज़ क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो हम सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, और उस केस में जैसे जैसे न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ेगा साइज घटेगा। +7 से +8 हुआ, साइज घटा, +8 से +9 हुआ, साइज डिक्रीज, +11 से 12, 12 से 13, साइज में क्या आ जाएगा, डिक्रीज। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज घटेगा। ठीक है, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक substance size decrease with increase in न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा साइज घटेगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट इस टाइप से बन सकता है। मैंने कहा सल्फर 2 नेगेटिव एंड क्लोरीन -1, इन दोनों में से किसका साइज ज़्यादा होगा, किसका साइज कम होगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चेक करो कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। 16 में 2 ऐड होगा तो 18, 17 में 1 ऐड होगा तो 18, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसके न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है, +16 +17। ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुए। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जैसे न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ेगा साइज घट जाएगा। तो इसका न्यूक्लियर का चार्ज कम है, इसका चार्ज ज़्यादा, तो इसका साइज बड़ा होगा और इसका साइज स्मॉल होगा। तो साइज ऑफ S2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन Cl नेगेटिव। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। देखिए अभी हमने टाइप्स ऑफ रेडियस के बारे में डिस्कस किया, फिर उनके बारे में फिर हमने कैटायन और एनायन के साइज को डिस्कस किया, और उसके बाद आइसोइलेक्ट्रॉनिक। इनके बेस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो मिलते हैं नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड लक।